हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉडबैंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम कर चुके हैं हमारी कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को और उसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को भी कर रहे हैं। हमारी वो चलती रहेगी। 2 सीरीज पहले हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी है प्लीज़ वो भी देख लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं और 11 लेक्चर्स हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के भी पूरे हो चुके हैं। और आपने अभी तक इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड को। ये भी हमारा नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेगा और हमारा आज है लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम करेंगे रिसर्च का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक को। तो रिसर्च होती क्या है ये हम देखेंगे। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्यों हमें रिसर्च करनी होती है और रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी एक अच्छी रिसर्च के लिए, तो वो हमें आज कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट है हमारा कि रिसर्च होती क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशंस। तो रिसर्च क्या है, अगर रिसर्च को हम देखें तो ये क्या है, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन या एक इंक्वायरी है, कुछ न कुछ न्यू फैक्ट को ढूंढना या फिर जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है उनके अंदर कुछ न कुछ नए फैक्ट को निकालना क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। किसी भी ब्रांच के अंदर ये हो सकता है जिसमें भी आपको देखने हो, उसके अंदर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना या फिर इंक्वायरी करना रिसर्च कहलाता है। उसके साथ ही रिसर्च क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं। किस चीज़ के स्टेप रहते हैं, आपको डाटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना या फिर उसको इंक्रीज करना की भी रिसर्च ही होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक लिया, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जितना भी डाटा मिल रहा है उसको कलेक्ट किया, उसको एनालाइज करना कि किस तरह से वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, किस तरह से वो फ्यूचर के लिए यूजफुल हो सकता है, और उसको अच्छे से समझना, टॉपिक को भी क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। उसके साथ ही रिसर्च क्या है, क्रिएट करना नई नॉलेज को, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करना भी, एक नए तरीके से यूज करना भी क्या होता है, रिसर्च ही होता है। जैसे कि एक तो ऐसी चीज जो आपके पास पहले थी ही नहीं या फिर ऐसी नॉलेज जो पहले थी ही नहीं, उसको क्रिएट करना भी रिसर्च है। और नॉलेज तो पहले थी लेकिन उसको नए तरीके से, नए क्रिएटिव वे में यूज करना भी रिसर्च ही होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट को, नए मेथड को या फिर नई अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना भी रिसर्च ही है। तो ये कुछ इसके अलग अलग मीनिंग थे। वहीं पर ही एक डेफिनेशन भी गिवन है बाय जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अकॉर्डिंगली। इसमें कहा गया है कि रिसर्च क्या है, कंसिडर्ड टू बी फॉर्मल, मतलब फॉर्मल होनी चाहिए, सिस्टमेटिक मतलब स्टेप वाइज जो है कंप्लीट करनी है, इंटेंसिव प्रोसेस भी है, मतलब ये नहीं है कि आज स्टार्ट की कल खत्म हो जाएगी, कि काफ़ी लंबे चलने वाली और स्टेप वाइज चलने वाली प्रोसेस है, जिसके अंदर कंप्लीट साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक मेथड के तरीके से एनालाइज किया जाता है। इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स मोर सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, मतलब ये नहीं है कि रिसर्च को आपने कहीं से भी उठा लिया और शुरू कर दिया, इस तरह से नहीं होता है। कंप्लीट एक स्ट्रक्चर चलता है इन्वेस्टिगेशन का या इंक्वायरी का, कि पहले आपको डाटा कलेक्ट करना है, उसको फिर अलग अलग फॉर्मेट के अंदर देखना है या फिर आपको सैंपल कलेक्ट करने, क्या होगा उसका कंप्लीट एक स्टेप वाइज ही वो चलेगा, तभी आपकी वो एक अच्छी रिसर्च मानी जाएगी। आपने बीच में से डाटा कहीं से उठा रहे हैं, उसका एनालाइज कहीं से कर रहे हैं, उसका कोई तरीका नहीं है, तो वो रिसर्च भी नहीं मानी जाएगी या फिर एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाती है वो। तो यूजुअली रिजल्टिंग इन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड, मतलब कुछ न कुछ फॉर्मल रिकॉर्ड निकालना और उसकी प्रोसीजर को निकालना और उसको रिपोर्ट करना। मतलब आपने क्या किया, रिकॉर्ड चेक की, उसकी प्रोसीजर चेक की, उसको बनाया एंड देन रिपोर्ट निकालना, किसी कंक्लूजन पर निकलना भी इसमें जरूरी होता है। आपने काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, उसका कोई कंक्लूजन नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तब भी वो रिसर्च सही नहीं मानी जाती या फिर एक रिसर्च की डेफिनेशन में वो चीज नहीं आएगी। तो इन डेफिनेशंस के बेस पर हम कुछ पॉइंट अगर निकालते हैं तो वो हमारे ये रहेंगे। इसके अंदर ये है कि अ सर्च फॉर नॉलेज, मतलब हमें क्या करना है, कुछ न कुछ नॉलेज लेने के लिए या फिर कुछ न कुछ नॉलेज को क्रिएट करने के लिए सर्च करना है, वो क्या कहलाएगा, रिसर्च कहलाएगा। या फिर ऐसी नॉलेज जो है तो पहले से लेकिन उसको हमें फिर से रिसर्च करना है।
नेक्स्ट साइंटिफिक है एंड सिस्टमेटिक सर्च है। सिस्टमेटिक मतलब स्टेप वाइज हम इसके अंदर चलते हैं, बिना स्टेप वाइज बीच में से कोई भी स्टेप उठा करके कुछ भी करने लगे तो वो एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। हेल्प टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि थ्योरेटिकल चीजें तो काफी चीजें पढ़ चुके होते हैं, लेकिन रिसर्च के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, उनके बेसिस को उनको सोल्व करना भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है, कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। तो सबसे पहला एम जो इसका रहता है वो ये कि फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, हमें ट्रूथ फाइंड करना है। ट्रूथ कौन सा फाइंड करना है, जो हिडन है और हमें वो अभी तक खोजा नहीं गया है या डिस्कवर्ड नहीं किया गया, कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज निकालना या कुछ ना कुछ ऐसी ट्रूथ को बाहर निकालना जो अभी तक हिडन है या हम साफ साफ शब्दों में उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको निकालना भी रिसर्च कहलाती है या उसका एक मेन एम होता है। नेक्स्ट है गेन फैमिलियरिटी विद फिनोमिना एंड अचीव न्यूज इनसाइट इनटू इट, मतलब कुछ एक ऐसी फिनोमिना या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसके साथ आप फैमिलियर होना चाहते हो, उसके बारे में पहले आपको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या है ये, कहाँ से आया है, आगे फ्यूचर में इसके क्या क्या चांसेस हैं। तो उन्हीं के बेस पर पहले जो है चीज़ें उनको समझना और उसके बाद न्यू इनसाइट मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है रिव्यू करना एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब आपके पास जो नॉलेज पहले से ही है उसको रिव्यू करना, ठीक है, क्या वो आपकी सही है या नहीं है, और उसको समझना क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही समझना और उसको रिव्यू करना रिसर्च का एम है। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन की वही चीज हो गया कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को या फिर एग्जिस्टिंग सिचुएशन या प्रॉब्लम को समझना, इन्वेस्टिगेट करना भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट करना या फिर क्रिएट करना न्यू प्रोसीजर या फिर न्यू सिस्टम को, मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च क्यों करते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम आई है या फिर कोई आपने एक टॉपिक ढूंढा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम मिली, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आप फिर से और स्टडीज करते हैं एंड देन उस प्रॉब्लम का एक नया सॉल्यूशन निकाल के आते हैं। तो वही होता है कि कुछ ना कुछ इन्वेंशन तभी होते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, उस सिचुएशन को समझना, उसको हैंडल करना एंड देन नई चीज़ों का इन्वेंट करना या फिर नई नॉलेज को क्रिएट करना रिसर्च का ही एक पार्ट है। टू रीच मोर कंक्लूजन फ्रॉम अवेलेबल डाटा, मतलब डाटा तो अवेलेबल है हमारे पास लेकिन उसी से ही कुछ ना कुछ नए कंक्लूजन तक पहुंचना, नए रिजल्ट्स तक पहुंचना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स, मतलब यहाँ पर ये देखना कि कोई चीज अगर वो हो रही है तो उससे रिलेटेड चीजें और क्या क्या अवेलेबल है, मतलब जो चीज चल रही है तो उससे रिलेटेड उसके पीछे का डाटा क्या है, क्या वो बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी निकालना भी क्या है, रिसर्च है। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे। उसके बाद आती हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके एक एक पार्ट को आपको समझना जरूरी है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में इससे क्या बनता है, क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। रिसर्च का मीनिंग तो फिर भी सब पढ़ लेते हैं लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके एक आपको जैसे कि सिंपली एक लाइन लिखी होगी उसमें से ये कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी ऑप्शन में मिलेंगी, इनमें से इस लाइन को कौन सी सही बताती है वो आपको बतानी है। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए रिसर्च के अंदर। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बायसनेस है या फिर किसी न किसी जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए रिसर्च, बिना किसी बायसनेस के होनी चाहिए। और रिसर्च को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हर एक चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करे बिना किसी बायसनेस के। ये नहीं है कि इस पर्सन को तो मैं मतलब कुछ भी वो रिसर्च कर रहे हैं कि इस टॉपिक को तो मेरे को अच्छे से आता है, उसके बारे में उसने रिसर्च नहीं की, बायसनेस कर दिया। तो इस तरह से कुछ भी ना हो। जो भी वो कर रहे हैं, जितने भी वो टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट का मतलब कि सैंपल लिए जाते हैं, उस सैंपल के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, तो वो जितने भी टेस्टिंग होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे उनको वो ऑब्जेक्टिवली करे, कहीं पर भी कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो है ये ऐसी चीज़ें सैंपल लेने के टाइम पर होती हैं, जैसे कि आप लोग हैं अपने एरिया के अंदर ही सैंपल लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो वो क्या आ जाता है, वहाँ पर बायसनेस आ जाती है, वहाँ पर आप हर एक चीज़ को कवर नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब कहीं पर भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए सैंपल के अंदर, टेस्टिंग के अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिविटी की इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आती है रिलायबिलिटी, मतलब जो भी आप डाटा ले रहे हैं या आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब उसके ऊपर आप विश्वास कर सकें। इसका मतलब यहाँ पर यह आता है कि इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो इस प्रोसीजर में चलनी चाहिए कि कंसिस्टेंट हो।
कंसिस्टेंट मतलब रिलायबल कैसे होगी? जैसे कि आप हैं, आपका एक टेस्ट ले लिया जाता है, उसके अंदर आपने कुछ बच्चे क्या होंगे कि सही टेस्ट देंगे, कुछ क्या होंगे कि चीटिंग करके दे रहे हैं। इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे कि सबने सही टेस्ट दिया? तो उनका रीटेस्ट भी लिया जा सकता है। रीटेस्ट के अंदर क्या होगा कि वो चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी कि बच्चों ने सही टेस्ट पहली बार में दिया था, या फिर पहले बार में हो सकता है कि सब लोग रट्टे मार के आए हो, तो उनका एक रैंडमली कोई भी टेस्ट लिया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक ही चीज़ को हम कॉन्स्टेंटली दोबारा से टेस्ट ले लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो उसको हम बारी बारी वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि हर टाइम पर अगर रिजल्ट सेम आ रहा है। जैसे कि आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये चीज़ रिसर्च को अच्छे से पढ़ लिया, आप नेट का पेपर दे आए, क्लियर हो गया, तो यहाँ पर क्या बात होगी कि अगर आप फिर से नेट का पेपर देते हैं थोड़ी सी इतनी ही तैयारी के साथ, तो आपका फिर से क्लियर होगा। ये क्या कहलाता है कि आप यहाँ पर रट्टे मार के नहीं जा रहे हैं, आप समझ के जा रहे हैं। मतलब कितनी बार भी आपका वो टेस्ट लिया जाए या फिर कहीं पर भी लिया जाए, नेट के अलावा कहीं पर भी लिया जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको आपने एक बार समझ के गए हैं, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और वही चीज़ कहलाती है कि जब आपका रिजल्ट किसी कोई भी, जैसे कोई सैंपल में से एक डाटा निकाला गया और उसमें से बारी बार अलग अलग टेस्ट करके देखे गए और हर बार अगर टेस्ट में से रिजल्ट सेम आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका डाटा जो था पहली बार वाला भी रिलायबल था और आपने जो रिसर्च की है वो भी आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जैसे कि एक टर्म आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे कि आपके पास आपको डाटा निकालना है कि इंडिया के अंदर, इस एरिया के अंदर कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, या फिर कितने लोगों की, मतलब उनके बारे में कि कितने एक कंज्यूमर कितने हैं यहाँ पर, एक किसी भी चीज़ के हो सकते हैं कि कितने लोग जो है सैमसंग के फ़ोन खरीदते हैं। अगर हम सिंपली ये देखते हैं तो वो क्या होगा कि आप एक एक बंदे से जा करके नहीं पूछोगे, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि कुछ एक लोगों का सैंपल ले लिया गया, उस सैंपल में से एक बार लिया गया, आपका डाटा आंसर आ गया, उसके बाद क्या किया जाएगा रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि वही उसी एरिया के या फिर उसके आसपास के एरिया के सेम सैंपल लिया जाएगा, उस सैंपल का फिर से टेस्टिंग की जाएगी। और अगर पहले वाला रिजल्ट और दूसरे वाला रिजल्ट और दोनों सेम है या फिर दोनों मतलब सिमिलर आ रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि आपका टेस्टिंग या आपकी रिसर्च क्या हुई है, वैलिड हुई है या फिर रिलायबल है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट आती है हमारी वैलिडिटी। कोई चीज़ वैलिड कब मानी जाएगी, वैलिडिटी तब मानी जाती है जब उसकी प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आपने जो यूज़ किए हैं या जो टेस्ट आपने यूज़ किए हैं वो एक्यूरेट किए हैं। मतलब आपके टेस्ट थे वो सारे सही थे, उनके अंदर आपने कोई गलतियां नहीं की हैं, आपकी जो रिसर्च की प्रोसीजर थी वो आपने सही की है, एक्यूरेट करते हुए चले हैं, देन वो क्या माना जाएगा, आपका टेस्ट वैलिड माना जाएगा। अनबायसनेस भी तो है ही है साथ में, जो कि हमने ऑब्जेक्टिविटी में पढ़ लिया, लेकिन वहीं पर ही आपने कोई भी सिस्टमेटिक या किसी भी स्टेप के अंदर एरर नहीं की है। हम जो है वैलिडिटी की कुछ एक टाइप्स भी हैं वो भी कर लेते हैं साथ में ही, इसके आगे के पार्ट हम करेंगे बाद में, पहले वैलिडिटी के कुछ टाइप्स देखते हैं। तो वैलिडिटी के टाइप्स के अंदर जो फर्स्ट आता है दैट इज इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इसके अंदर क्या आता है कि जो कैजुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं आपके इंटरनल, मतलब 2 या मोर वेरिएबल्स के इंटरनली हमारा क्या चेक करते हैं, वैलिडिटी। मतलब एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, उन दोनों का ही हम चेक कर रहे हैं कि वो कितने वैलिड हैं, कितने सही हैं, या इनके बीच में आपस में कितने गलत हैं। जो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो मोस्टली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन चेक किया जाता है कि एक एक्स हमारा एक वेरिएबल है, वो कितना डिपेंड है वाई के ऊपर, या फिर उनका कोज कि वाई के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो एक्स में कितने चेंजेस हुए, दोनों का कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करना वो इंटरनल वैलिडिटी कहलाता है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर क्या रहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को यहाँ पर चेक किया जाता है कि किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो हमारी स्टडी को अफेक्ट कर रहे हैं या वो कितना कंट्रोल उनको हम कर सकते हैं, वो कहलाती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। उसके बाद ये जो 4 हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। तो फर्स्ट है हमारी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या शो करती है कि जो आपने सर्वे किए या जो क्वेश्चनर किए, क्या वो सही में या एक्यूरेटली आपको जो चीज़ चाहिए थी क्या वो उस चीज़ के साथ थे। मतलब आपने कोई ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं डाल रखे थे जो आपके ऑब्जेक्टिव से जा करके बाहर थे, रिसर्च करने के पर्पस के अंदर आते ही नहीं थे। तो इसके अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, दैट इज डज द कंटेंट ऑफ द टेस्ट अपीयर टू बी सुटेबल टू इट्स एम। मतलब कि जिस काम के लिए हमने रिसर्च स्टार्ट किया था तो क्या हमारे जितने भी टेस्टिंग हैं या फिर हमारे जो क्वेश्चनार हैं या सर्वे हैं, क्या वो हमारे उस उद्देश्य से मिलते हुए हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिसर्च क्या है, मतलब
आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप सही जगह पर हैं अभी तक। तो वही चीज होता है कि आपका जो एम है, उस एम के साथ साथ ही क्या आप सारे काम कर रहे हैं, तो वो कहलाती है आपकी फेस वैलिडिटी। उसके बाद आती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी के अंदर क्या मेजर किया जाता है कि यहाँ पर आपका जो टेस्ट किया गया है, क्या वो फुली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एम को। मतलब आपने जो भी टेस्ट किए या फिर आपकी जो कॉन्सेप्ट निकल के आई है, क्या वो आपके एम के साथ मिलती जुलती है, या फिर आपने एम कुछ और सोचा था, रिजल्ट कुछ और निकल के आ रहे हैं। आपने जो कंटेंट लिख रखा है आपकी रिसर्च के अंदर, वो कुछ और ही है। तो इस तरह से ये चेक करना कि क्या वो कंप्लीट आपके जो रिसर्च है वो क्या आपके एम को मैच कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया वैलिडिटी। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो रिजल्ट आए हैं, क्या वो डिफरेंट टेस्ट करने पर सेम चीज रहेगी या चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो रिलेटेड जो इंडिकेटर है, मतलब साथ वाले, जैसे कि टेस्ट अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे कि अगर आपने स्टैट में पढ़ रखे हो तो काफी सारे टाइप के स्टैट के अंदर टेस्टेस होते हैं कि एक सैंपल लिया, उस सैंपल को मीन के थ्रू निकाल के देखा, मीन डाइवर्शन करे, स्टैंडर्ड डाइवर्शन करे। तो अलग अलग टेस्ट के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर आपको क्या करने हैं, उनकी टेस्टिंग को मेजर करना है। और अब क्या वो अलग अलग पे करने के बाद भी क्या वो सेम थिंग है। अगर वो सेम थिंग है तो ज़्यादा वैलिड है, अगर वो सेम थिंग नहीं आ रही है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर, तो आपकी वो गलत हो सकती है। सेम जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप दूध लेते हैं, ठीक है, वहां पर क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट का हो गया कि आपको लीटर के अंदर मिल रहा है। उसी चीज को अगर हम अपने घर के किसी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल के देखते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही 1 लीटर का हमें मिला है या कम या ज्यादा का मिला है। सेम केजी का हो गया कि हम उसको तोल के देख सकते हैं दो अलग अलग चीजों के ऊपर। जैसे केजी के तो काफी सारे होते हैं कि मास को मशीनें आती हैं, एक हाथ से तोलने वाले आते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि दोनों का कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से वाला सही था। अगर दोनों जगह पर सेम आंसर आया, दोनों के अंदर आपने मान लो कि 1 किलो कुछ भी मेजर किया था, वो 1 केजी, तो वहां पर आप दो अलग अलग चीजों पे माप के देख सकते हैं कि वो सही था आंसर या फिर नहीं था। उसके बाद आती है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या कहती है कि डज द टेस्ट मेजर द कॉन्सेप्ट दैट इंटेंडेड टू मेजर। मतलब क्या हम जिस कॉन्सेप्ट को मापने के लिए गए थे, क्या हमारा टेस्ट भी उसी से रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ पर हम टेस्ट की मेजरमेंट को चेक करते हैं कि क्या वो सही था हमारी कॉन्सेप्ट के साथ या फिर नहीं था। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। उसके बाद आते हैं जो हमारे पार्ट्स बच गए थे करेक्टरिस्टिक के, जिसके अंदर हमारा 4th पार्ट है, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कोई भी चीज सही होना, एक्यूरेट होना। एक्यूरेट कब होगी, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू, ये वैलिडिटी के साथ भी काफी रिलेटेड है। अगर कोई चीज वैलिड है तो मानी जाती है कि वो एक्यूरेट भी होगी काफी हद तक। तो एक्यूरेसी का मीनिंग, एक्यूरेसी मेजर वेदर द रिसर्च टूल जो हमने यूज किए हैं या फिर आपने जो सिलेक्ट किए हैं अलग अलग रिसर्च टूल, तो उनमें से सबसे सही कौन सा था या सबसे बेस्ट उनमें से चूज करना क्या कहलाता है, एक्यूरेसी को पूरा करता हुआ हमारा रिसर्च माना जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कौन सी होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो बेस्ट सोर्सेज से आने चाहिए। बेस्ट सोर्सेज से कैसे आनी चाहिए कि जैसे कि डाटा तो बहुत जगह अवेलेबल रहता है, कहीं पर प्राइमरी डाटा अवेलेबल है। अगर आप प्राइमरी डाटा ले रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल वो सही जगह से लिया जाए, सही सैंपल से लिया जाए और सही क्वेश्चन उनसे पूछे जाए। वहीं पर ही आप जो है सेकेंडरी डाटा अगर ले रहे हैं तो कौन सी जगह से आपने लिया है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा वो मतलब जो है वो प्रेजेंट किया गया था या फिर आपने कहाँ से लिया है। मतलब सिंपली अगर देखें तो आपने जो भी डाटा ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आपका डाटा आ रहा है। अगर ऐसा है तो जैसे कि आप अगर पहले से अगर कोई डाटा हम पहले से कहीं से उठाते हैं तो उसके एक जो है रेफरेंस देने चाहिए, और वो भी उसके अंदर भी अगर आपने फेक रेफरेंसेस डाल दिए हैं तो वो भी क्या कर देंगे, हमारी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को कम कर देते हैं। तो सिंपली बात इसके अंदर यही है कि हमें क्या करना है, हमारी इंफॉर्मेशन को या फिर बेस्ट सोर्सेज को यूज करना है। उसके बाद आता है जर्नलाइजेबिलिटी, मतलब जर्नलाइज होना चाहिए कोई ना कोई। जैसे कि अगर आपने कोई रिसर्च किया है और वो रिसर्च जो है सिर्फ एक एरिया के अंदर किया गया है, तो ये माना जाता है कि मतलब काफ़ी पॉपुलेशन के ऊपर वो जर्नलाइज होगा। फॉर एग्जांपल कि हम चावल खाते हैं
चावल बनाते हैं पहले, तो बनाते टाइम क्या करते हैं कि उसका थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर नमक सही है या नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों का करते हैं। उसके बाद क्या मान के चलते हैं कि हमारी जो 1 स्पून को हमने टेस्ट किया है चावल की, तो यही माना जाता है कि पूरा का पूरा जो चावल बनाए गए हैं, हमारी जो पूरी डिश जो तैयार हुई है वो कम्प्लीटली सब में ही सेम नमक होगा। तो ऐसा ही हमारा रिसर्च होना चाहिए कि जो रिसर्च की फाइंडिंग हमने निकाली है वो अप्लाई होनी चाहिए टू द लार्जर पॉपुलेशन। ये नहीं कि हमारा रिसर्च तो इस एरिया के अंदर ही एप्लीकेबल होगा, इस तरह के नहीं है, वो हमारी होल पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है एम्पेरिकल रिसर्च होने चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब ये नहीं कि रिसर्च आप करे जा रहे हो थ्योरेटिकल बेसिस पर, वो कुछ ना कुछ आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक। तो सिस्टेमेटिक के अंदर क्या आएंगे कि आपका जो रिसर्च है वो स्टेप को फॉलो करता हुआ होना चाहिए, एक स्टेप दूसरे एक स्टेप को बाद आता हुआ हो, मतलब कि स्टेप वाइज होना चाहिए सिंपली अगर हम कहें, तभी वो सिस्टेमेटिक रिसर्च माना जाएगा। तो ये थी कंप्लीट हमारी कैरेक्टरिस्टिक। एक बार इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। इनको रिवाइज में करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से आप कर लेना। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के अंदर 1 लाइन के अंदर अपनी लैंग्वेज में इनको लिख के जरूर रख लेना। तो ऑब्जेक्टिविटी है, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या था कि बिना बायसनेस के होना चाहिए। रिलायबल क्या होगा कि अगर हम अलग अलग टेस्ट को करके देखते हैं, मतलब एक ही टेस्ट को अलग अलग दोबारा से लेकर के देखते हैं तो सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। अगर वो सेम आते हैं तो हमारा डाटा क्या है, विश्वसनीय या फिर रिलायबल है। वैलिडिटी क्या होगा कि एक्यूरेटली लेना है सारे डाटा। प्रोसीजर, मेथड, इंस्ट्रूमेंट जो हम लेंगे वो वैलिड होने चाहिए, उनके अंदर कुछ भी कमियां न हो। ये थी हमारी टाइप्स, ये एक बार आप कर लेना। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर क्या है कि एक्यूरेट होना चाहिए। वैलिडिटी के साथ जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी जो डाटा है वो एक्यूरेट होगा, सारे के सारे जो हम ले रहे हैं टूल्स वगैरह वो एक्यूरेटली लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या आता है कि जो हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे वो क्रेडिबल होनी चाहिए। कोई भी रेफरेंस वगैरह भी अगर हम कहीं से यूज करें तो उसके रेफरेंस दें। रेफरेंस अगर फेक दे रहे हैं तो वो हमारे डाटा को या रिसर्च को खराब कर देंगे। जनरलाइजेबल मतलब कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज हो या फिर पूरी पॉपुलेशन के ऊपर वो एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट है एम्पेरिकल, वो रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक मतलब स्टेप वाइज फॉलो करता हो वो। तो ये थी हमारी कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक विद रिवीजन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू।